बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ फ़िज़िक्स। फ़िज़िक्स की शाखें। फ़िज़िक्स की बहुत सी शाखें हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर इसे दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 पे आ जाता है क्लासिकल फ़िज़िक्स और नंबर 2 पे क्वांटम फ़िज़िक्स। क्लासिकल फ़िज़िक्स की बात करें तो ये बिग साइज़ बॉडीज़ की मोशन को डिस्कस करती है। बिग साइज़ बॉडीज़ में फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास आ जाती है बॉल। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है कार्स, मतलब व्हीकल्स, गाड़ियाँ। नंबर 3 पे आ जाता है मून, जैसे अर्थ के इर्द गिर्द जो चाँद की मोशन है। इसके अलावा नंबर 4 पे आ जाता है अर्थ की अपनी मोशन, जैसे कि वो सूरज के गिर्द रिवॉल्व कर रही है। तो इस तरह बड़ी साइज़ की जो चीज़ें हैं, इनकी मोशन का मुताला किया जाता है क्लासिकल फ़िज़िक्स के अंदर। और क्वांटम फ़िज़िक्स की बात करें तो इसके अंदर छोटी चीज़ों का मोशन का मुताला किया जाता है, जैसे कि एटम। और इसके अलावा हमारे पास आ जाता है लाइट। ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स के अंदर हमारे पास सबसे पहली शाख जो है वो है मैकेनिक्स, जिसे हम दूसरा नाम क्लासिकल मैकेनिक्स भी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द साइंस ऑफ फोर्स एंड मोशन इज़ कॉल्ड मैकेनिक्स। इसका और क्लासिकल मैकेनिक्स मतलब कि किसी भी जिस्म पर अगर कोई फोर्स लगती है तो उसकी वजह से जो मोशन पैदा होती है उसे हम क्लासिकल फिज़िक्स में बताते हैं। जैसे कि हमारे पास स्केल है, अगर मैं स्केल पे फोर्स लगाता हूँ तो ये मूव करना, मतलब हरकत करना शुरू कर देता है। सेकंड डेफिनेशन की बात करें तो सेकंड डेफिनेशन जो होगी, द स्टडी ऑफ मोशन एंड फिजिकल इफेक्ट्स विच इन्फ्लुएंस मोशन इज़ कॉल्ड मैकेनिक्स। हरकत और इसके असरात का मुताला क्लासिकल मैकेनिक्स कहलाता है, या सिंपल हम मैकेनिक्स कह देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ज़मीन के इर्द गिर्द हवा की मोशन और इसके असरात क्या होते हैं। जैसे कि जब हवा ठंडे इलाके से गर्म इलाके की तरफ बहती है तो वो गर्म इलाका भी कतरे ठंडा हो जाता है, और ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे डिपेंड कर रही होती है। एक और एग्जांपल देखें तो जब गली में क्रिकेट खेलते हुए बॉल विंडो को हिट करती है तो फोर्स और मोशन की वजह से वो विंडो टूट जाती है, और इसका असर हमारे अपने घरों के अंदर भी नज़र आ रहा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन की बात करें तो इट डील्स विद द थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द मटेरियल एंड इट इज़ यूज्ड व्हेन इट फ्लोज फ्रॉम वन बॉडी टू एन अदर। लफ्ज़ हीट का मतलब होता है गर्मी। थर्म का मतलब होता है हरारत, और डायनामिक का मतलब होता है मुतहर्रक। इसके अंदर हम ये भी जानते हैं कि किस तरह थर्मल एनर्जी रखने वाले मटेरियल हीट को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं, और इसकी बुनियाद होती है टेम्परेचर। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम किसी लोहे की स्लाब को एक तरफ से गर्म करते हैं तो वो दूसरी तरफ से तो हीट उसके दूसरे हिस्से तक भी पहुंच जाती है, और टेम्परेचर को हम डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर मेजर करते हैं। इसके अलावा हम इसे टेम्परेचर को केल्विन में भी मेजर करते हैं, और तीसरा जो इसका यूनिट है वो है फ़ारेनहाइट। मौजूदा दौर की जितनी भी गाड़ियाँ और रेफ्रिजरेटर हैं वो हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के असूलों को मद्देनज़र रखकर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अकॉस्टिक्स की। अकॉस्टिक्स का लफ्ज़ी मीनिंग होता है आवाज़। द स्टडी ऑफ द नेचर एंड फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिबल साउंड एनर्जी इज़ कॉल्ड अकॉस्टिक्स। ऑडिबल साउंड का मतलब होता है काबिल समात आवाज़। फ़िज़िक्स की ये शाख आवाज़ की माहियत और इसके तवीई पहलुओं का अहाता करती है। अगर आवाज़ की नेचर की बात करें तो इसके अंदर हम ये जानते हैं कि आवाज़ किस तरह से ट्रैवल करती है। आवाज़ वेव की सूरत में ट्रैवल करती है।
और अगर हम इसके फिज़िकल एस्पेक्ट्स की बात करें तो इसके अंदर हम ये जानते हैं कि उस वेव जो साउंड वेव है उसकी वेवलेंथ क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। इसके अलावा हम इसके अंदर आवाज़ के असरात का मुताला भी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ आवाज़ें हमारे कानों को भली लगती हैं, मतलब अच्छी लगती हैं, तो ऐसी आवाज़ों को हम म्यूज़िक का नाम देते हैं। और कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो हमें इरिटेट करती हैं, जिन्हें हम नॉइज़ पोल्यूशन का नाम देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्टिक्स की। ऑप्टिक्स की बात करें तो ये फिजिक्स की ये शाख बसरियात से मुतल्लिक है। बसरियात, बसर कहते हैं आँख को। द स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ विजिबल लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। विजिबल लाइट से क्या मुराद है? विजिबल लाइट से मुराद है नजर आने वाली रोशनी। जैसे कि सूरज से आने वाली रोशनी रंगों का मर्ज होती है। रोशनी की बात करें तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फिजिकल एस्पेक्ट्स की बात करें, मतलब रोशनी के फिजिकल एस्पेक्ट्स की बात करें तो इसके अंदर हम इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा इसकी वेव लेंथ है, एक वेव की लेंथ कैलकुलेट करते हैं जिसे हम लैम्डा से ज़ाहिर करते हैं। अब सूरज से आने वाली लाइट 7 रंगों का मर्ज होती है। जब हम सूरज से आने वाली लाइट को एक प्रिज्म में से गुजारते हैं, जब ये प्रिज्म से गुजरती है तो ये 7 डिफरेंट रंगों में बिखर जाती है, जिसमें सबसे पहले ऊपर होता है रेड कलर, उसके नीचे ऑरेंज, उसके नीचे हमारे पास आ जाता है येलो, येलो के नीचे हमारे पास आ जाता है ग्रीन, और ग्रीन के बाद आ जाता है हमारे पास ब्लू, ब्लू के बाद इंडिगो, इंडिगो के बाद हमारे पास आ जाता है वायलट। जब ये 7 कलर एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, तो हमें एक लाइट नजर आती है, वो है वाइट। और रोशनी के मुतालिक जितना भी इल्म है वो सारा का सारा हम ऑप्टिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक phenomena and relationship between electric current and magnetic field is called electromagnetism। इसके अंदर हम चार्जेस को डिस्कस करते हैं और चार्जेस के साथ टाइप्स को भी डिस्कस करते हैं। चार्जेस की 2 टाइप्स होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। इसी तरह से दो पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस होती हैं वो हमेशा बाहर की तरफ ट्रेवल कर रही होती हैं। इसी तरह अगर नेगेटिव चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके अंदर की तरफ मूव कर रही होती हैं। और दो ऑपोजिट चार्जेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और दो सेम चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, चाहे वो दोनों पॉजिटिव चार्ज हों और चाहे वो दोनों नेगेटिव चार्ज हों, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। नेज हम इसके अंदर ये भी जानते हैं कि करंट किस तरह से पैदा किया जा सकता है। जब इलेक्ट्रॉन किसी वायर में से फ्लो करते हैं तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की मोशन को हम करंट का नाम देते हैं। और जब किसी वायर्स में से करंट फ्लो कर रहा हो तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। अगर अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात करें तो जब हम किसी भी वायर को फाउंड कर लेते हैं, मतलब कि कोयल बना लेते हैं और इसमें से करंट गुजारते हैं, तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। बिल्कुल इसी तरह कि जब कोयल्स हम हर किस्म की मोटर के अंदर इस्तेमाल करते हैं, जब इन कॉइल्स को ऊपर नीचे और आगे और पीछे लगा दिया जाता है और इनमें से करंट गुजारा जाता है, तो करंट गुजरने की वजह से ये मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। और जैसे ही ये मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं तो इसके अंदर लगा हुआ जो रोटर होता है वो घूमना स्टार्ट कर देता है।
जब एक करंट यानी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर सकता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा कर सकता है, यानी कि करंट। जैसे कि आपके पास ये एग्जांपल है, अगर मैं इसे स्विच में लगाकर घुमाता हूँ तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी, जिसकी वजह से घूमना स्टार्ट करेगा। बिल्कुल उसी तरह से अगर इसे मैं रिवर्स में घुमाता हूँ तो इसके अंदर जो लगी मोटर है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, तो आपको नजर आ रहा होगा कि इसके अंदर लाइट खुद ब खुद बहना शुरू होगी। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर लगी मोटर के अंदर मैग्नेट की वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है, जो आपको नजर आ रहा है। मैग्नेट और इलेक्ट्रॉनिक के हवाले से जितनी भी चीजें हैं, उन सारी चीजों को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर डिस्कस करते हैं। अकॉस्टिक्स की बात करें तो इसे क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स दोनों में डील किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर अवामल इसकी क्लासिकल फिजिक्स के रिलेटेड है, इसलिए इसे क्लासिकल फिजिक्स के अंदर रखा गया है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चूंकि इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस से मुतल्लिक है, तो इन सारी चीज़ों की स्टडी हमें क्लासिकल फिजिक्स के अंदर ही की जाती है। अगर बात करें ऑप्टिक्स की, तो ऑप्टिक्स चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इसलिए इसे क्वांटम फिजिक्स के अंदर रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं quantum mechanics की। इट एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ पार्टिकल एट एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। तो इसके अंदर हम एटम की स्टडी करते हैं और उसके फंडामेंटल पार्टिकल यानी सब एटॉमिक लेवल पे जाकर स्टडी करते हैं। कायनात के अंदर टोटल 118 एलिमेंट के मुख्तलिफ एटम्स पाए जाते हैं। अब इन 118 टोटल में से जो 92 एलिमेंट्स हैं वो है नेचुरल, और बाकी जो 16 एलिमेंट है वो आर्टिफिशियल में यानी कि लैब के अंदर तैयार किए गए हैं। इन एलिमेंट्स के एटम्स का स्ट्रक्चर हम ड्रा करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अब इसका स्ट्रक्चर हम किस तरह से ड्रा करते हैं कि इसके सेंटर के अंदर प्रोटॉन होता है और इसके इर्द गिर्द शेल्स होते हैं, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इसी तरह अगर बात करें हम हीलियम की, तो हीलियम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो प्रोटॉन होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर शेल्स के अंदर मूव कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं कार्बन है, तो कार्बन के अंदर इसके न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन और 6 ही न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और इसके इर्द गिर्द पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और दूसरे शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। एटॉमिक लेवल की बात करें तो इसके अंदर हम ये भी जानते हैं कि किस तरह से एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास है हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलते हैं तो ये वाटर बनाते हैं। इसी तरह से अगर हम सब एटॉमिक लेवल की बात करें तो हम हर पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग अलग स्टडी करते हैं। मिसाल के तौर पर सूरज से आने वाली लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। जैसे ही ये एक सोलर प्लेट के ऊपर फॉल करती है तो वो वही लाइट करंट के अंदर चेंज होना शुरू हो जाती है। इसी तरह से अगर हम बात करें एटम के अंदर न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, अगर न्यूट्रॉन को हम मजीद जूम करके देखते हैं तो न्यूट्रॉन के अंदर पाए जाते हैं क्वांटास, और अगर क्वांटास को मजीद का जूम करके देखते हैं तो इसके अंदर पाई जाती हैं एनर्जी लेयर्स। एटम और इसके सब एटॉमिक पार्टिकल की स्टडी हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर करते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। इट एक्सप्लेन्स हाउ स्पेस एंड टाइम आर नॉट एब्सोल्यूट क्वांटिटीज बट रिलेटेड टू द ऑब्जर्वर। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के मुताबिक टाइम और स्पेस हतमी मिकदारें हैं ही नहीं, बल्कि ये एक ऑब्जर्वर मतलब कि मुशाहिदा करने वाले की निस्बत से हैं। किस तरह से देखें, सूरज से आने वाली लाइट जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल करती है तो वो कुछ हिस्सा अब्जॉर्ब कर लेती है और कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट कर देती है। रिफ्लेक्ट किया हुआ हिस्सा जब आंख से आकर टकराता है तो वो चीज हमें नजर आना शुरू हो जाती है। अब फर्ज कर लें ये हमारे पास वॉच है जिसके ऊपर टाइम 12:15 हो चुके हैं। अब फर्ज कर लें कि ये जो ऑब्जर्वर है ये स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव कर रहा है इस डायरेक्शन के अंदर। अब टाइम चेंज होगा, टाइम चेंज होने के बाद सूरज की लाइट इसके ऊपर फॉल करेगी। फॉल करने के बाद ये कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट करेगी। रिफ्लेक्ट किया हुआ हिस्सा जब मूव करना स्टार्ट करेगा तो ये तो ऑब्जर्वर के पास पहुंच ही नहीं पाएगा। अब ऑब्जर्वर के लिए तो वही टाइम रहेगा जो उसने देखा था। टाइम चेंज होते हुए तो उसने देखा ही नहीं। तो ऑब्जर्वर के हिसाब से तो टाइम क्या हो गया, रुक गया। एक और मिसाल दी जाती है कि अगर जमीन के ऊपर दो बच्चे पैदा हों, एक बच्चे को हम जमीन से ऊपर स्पेस के अंदर स्पीड ऑफ लाइट के साथ मोशन में रखते हैं और एक बच्चा जमीन पे रहता है। कुछ अरसे के बाद जब ये बच्चा वापस आएगा तो जमीन वाला जो बच्चा है ये बड़ा हो चुका होगा और स्पेस में गया हुआ बच्चा उतनी ही उम्र का रहेगा उसके लिए, क्योंकि उसके लिए तो टाइम चेंज ही नहीं हुआ। इसलिए कहते हैं कि अगर ऑब्जर्वर नहीं है, मुशाहिदा करने वाला नहीं है, तो ना टाइम है ना स्पेस है, कुछ भी नहीं है, कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स टाइम और स्पेस के दरमियान रिलेशन को भी बयान करती है, ताल्लुक को भी बयान करती है और साथ ये दोनों चीज़ें किस तरह से ग्रेविटी से मुतासर होती हैं इसे भी बयान करती है। देखें, जैसे कि लाइट है वो स्पेस के अंदर ट्रैवल कर रही होती है। अब वो किसी ऐसी बॉडी के पास से गुजरती है जो ऑलरेडी ही सर्कुलर मोशन के अंदर है। जब ये लाइट इसके पास से गुजरेगी तो इसका ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ये लाइट बेंट होना शुरू हो जाएगी। बेंट होने की वजह से ये लाइट अपना रास्ता चेंज कर लेगी और मुड़ जाएगी। इस तरह से ग्रेविटी स्पेस और टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। फर्ज करें स्पेस टाइम के अंदर एक बॉडी ए है जो अपनी ग्रेविटी की फोर्स की वजह से स्पेस टाइम के अंदर कर्व पैदा करती है। अब फर्ज करें एक बॉडी बी है जिसकी ग्रेविटी फोर्स बॉडी ए से कम है। कोई भी बॉडी नीचे की तरफ अट्रैक्ट होती है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। स्पेस टाइम के अंदर दो बॉडीज एक दूसरे को अपने सेंटर ऑफ मास की तरफ अट्रैक्ट करती हैं। अगर बॉडी बी स्लो मूव करेगी तो वो ए की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी, लेकिन अगर वो फास्ट मूव करेगी तो वो ए के गिर्द रिवॉल्व करना शुरू हो जाएगी। इसलिए फास्ट मूव करते हुए बॉडी बी का टाइम स्लो हो जाएगा। न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करें तो इसके अंदर हम एटम की स्टडी करते हैं, एटम के न्यूक्लियस की। द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजिक्स। मतलब कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले पार्टिकल की जो स्टडी है वो न्यूक्लियर फिजिक्स है। जैसे कि यहाँ पर देख लें, न्यूक्लियस के अंदर ये जो इसका सेंटर होता है, बेसिकली न्यूक्लियस से मुराद होता है सेंटर। अब अगर वाहिद न्यूक्लियस की बात करें तो उसे बोलते हैं न्यूक्लाई। किसी भी एटम के न्यूक्लाई के अंदर जो भी पार्टिकल पाए जाते हैं वो उसकी जो स्टडी है वो कहलाती है न्यूक्लियर फिजिक्स। अब कुछ एलिमेंट ऐसे भी होते हैं जैसे कि 82 83 से अबव, 83 ऑनवर्ड, 83 84 85 जिनका एटॉमिक नंबर है तो वो सारे के सारे रेडियो एक्टिव होते हैं। मतलब उनका जो न्यूक्लियस होता है वो इंतहाई अनस्टेबल होता है और खुद ब खुद ही टूटना शुरू हो जाता है। जब टूटता है तो वो रेडिएशंस खारिज करता है। तो इन चीज़ों की जो स्टडी है वो हम न्यूक्लियर से फिजिक्स के अंदर का करते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं पार्टिकल फिजिक्स की। द स्टडी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल एंड एलिमेंट्री पार्टिकल विच आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड पार्टिकल फिजिक्स। अगर पार्टिकल फिजिक्स की बात करें तो इसके अंदर हम एटम के हर एक पार्टिकल को अलग अलग स्टडी करते हैं। आप एटम के पार्टिकल हैं कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इसके अलावा न्यूट्रिनो है। अगर अगर हम बात करें रेडियो एक्टिव एलिमेंट की, जिसका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है और खुद ब खुद ही टूटना शुरू हो जाता है, तो ये 3 किस्म के पार्टिकल को खारिज करता है। नंबर 1 पे अल्फा पार्टिकल, नंबर 2 पे बीटा पार्टिकल को खारिज करता है और नंबर 3 पे गैमा पार्टिकल को खारिज करता है। अगर अल्फा पार्टिकल की बात करें तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा पार्टिकल की बात करें तो ये नेगेटिव चार्ज होता है, और अगर गैमा पार्टिकल की बात करें तो इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। पार्टिकल फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स क्वांटम मैकेनिक्स की ही 2 टाइप्स हैं। इसके अंदर हम ये भी स्टडी करते हैं कि किस तरह से फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलते हैं और एक एटम बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये मिलते हैं तो ये एक एटम बना देते हैं। जब एटम मिलते हैं तो ये एक मॉलिक्यूल बना देते हैं। जब डिफरेंट किस्म के मॉलिक्यूल मिलते हैं तो ये एक ऑर्गेनेली बनाते हैं। और जब डिफरेंट किस्म की ऑर्गेनेलीज मिलती हैं तो ये मिलकर बनाती हैं सेल। जब डिफरेंट सेल मिलते हैं तो ये सेल मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं। जब डिफरेंट किस्म के टिश्यू मिलते हैं तो ये एक ऑर्गन बनाते हैं। जब डिफरेंट ऑर्गन मिलते हैं तो ये एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। इसी तरह से जब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो ये एक पूरा ह्यूमन बना देते हैं, मतलब एक पूरा इंसान बना देते हैं। तो इस तरह से फंडामेंटल पार्टिकल से एक पूरा इंसान का बनना और इसी तरह से ज़मीन का बनना, ये सारी चीज़ें इसको हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर डील करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी इल्म फल्कियात। इट इज़ द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्लेशियल बॉडीज लाइक प्लैनेट, स्टार एंड गैलेक्सीज। एस्ट्रोनॉमी की बात करें तो सिंपल वर्ड में ये कह सकते हैं कि ज़मीन के इर्द गिर्द, अर्थ के इर्द गिर्द जो भी चीज़ कायनात के अंदर एग्जिस्ट करती है, उन सारी चीज़ों का मुताला एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी की बात करें तो इट एक्सप्लोर द लार्ज स्ट्रक्चर एंड एवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स। तो ये कायनात के वसी फैलाव और इर्तिका के मुताले से मुतल्लिक है। इसके अंदर हम कायनात के आगाज़, साख्त, इर्तिका और तकदीर का मुताला करते हैं। मजमूई तौर पर हम ये कह सकते हैं कि कायनात जब से बनी है तब से लेकर, आगाज़ से लेकर अब तक के इर्तिका और मुस्तकबिल के इम्कानात तक का मुताला जो है वो कॉस्मोलॉजी में किया जाता है। अब कि कोई भी चीज़ किस तरह से बनी है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल मिलते हैं, एटम बनाते हैं, एटम मिलते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल मिलते हैं तो ऑर्गेनेली, ऑर्गेनेली मिलती हैं तो सेल्स, सेल्स मिलते हैं तो टिश्यू, टिश्यू मिलते हैं तो ऑर्गन, ऑर्गन मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो ह्यूमन। और जब एक ही तरह के जानवरों को इकट्ठा किया जाता है तो ये एक पॉपुलेशन बन जाती है।
और डिफरेंट जब पॉपुलेशन को इकट्ठा किया जाता है तो ये एक कम्युनिटी बन जाती है। जैसे कि हमारे पास शहर है तो उसके अंदर तरह तरह की पॉपुलेशन रहती है, उसके अंदर इंसान है, जानवर है, पौधे हैं, सारी चीजें रहती हैं। तो जब डिफरेंट कम्युनिटीज जब जानदार और बेजान सारी चीजों को इकट्ठा किया जाता है तो ये हमारे पास एक अर्थ बन जाती है। और इसी तरह से जब हम सैटेलाइट्स को आपस के अंदर सैटेलाइट्स की बात करें, जब सैटेलाइट इकट्ठा करते हैं तो ये सोलर सिस्टम बन जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सूरज है। अब सूरज के बाद हमारे पास आ जाता है मरकरी। इसके इर्द गिर्द जो कि इस सर्कुल के अंदर मूव कर रहा होता है मरकरी। मरकरी के बाद की बात करें तो इसके बाद आ जाता है हमारे पास वेनस। वेनस से आगे जो सैटेलाइट्स मून के सूरज के गिर्द मूव कर रहा है वो है हमारी अर्थ, जिसके अंदर हम रहते हैं। अर्थ के बाद इसी सूरज के गिर्द मूव कर रहा है मार्स। मार्स के बाद अगर बात करें तो इसके बाद मूव कर रहा है जुपिटर। जुपिटर के बाद बात करें तो सोलर सिस्टम के इर्द गिर्द सोलर सूरज के गिर्द मूव कर रहा है सैटर्न। और सब और इसके बाद सूरज के गिर्द जो मूव कर रहा है वो है यूरेनस। और सबसे जो लास्ट पे बॉडी मूव कर रही है, सैटेलाइट मूव कर रहा है, वो है नेपच्यून। अब ये है हमारा सोलर सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं। इसी तरह से जब डिफरेंट सिस्टम्स को इकट्ठा करते हैं तो ये बन जाती है एक गैलेक्सी। हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर पाया जाता है और इसके अंदर हम यहाँ पर इतनी सी जगह पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स की। द स्टडी ऑफ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट। स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के अंदर आ जाता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी से क्या मुराद है कि कुछ सॉलिड होते हैं जो बिजली को करंट को पास आउट होने देते हैं। जैसे कि हमारे पास कॉपर वायर है, आयरन वायर है, इनमें से करंट फ्लो कर देता है। कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जिनमें से करंट पास नहीं हो सकता, जैसे कि रबर वगैरह है, प्लास्टिक वगैरह है। और कुछ सॉलिड्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर से करंट बाज का तो पास हो जाता है और बाज का नहीं होता। तो इन चीज़ों का जो मैं सॉलिड की ये जो प्रॉपर्टीज हैं इनको हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है हीट। अगर हीट की बात करें तो कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं, मतलब वो बहुत ज्यादा हीट को अब्सॉर्ब कर सकते हैं। कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो फौरी तौर पर पिघल जाते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो कुछ सॉलिड जो कंडक्टर हीट के अच्छे जिनमें से करंट पास आउट हो सकता है वो हीट के अच्छे कंडक्टर भी होते हैं। मतलब उनमें जैसे कि कॉपर है तो उसको बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होते हैं। नेक्स्ट हम इसके अंदर ये भी चेक करते हैं कि किस तरह एटम सॉलिड के अंदर एटम्स की अरेंजमेंट होती है, इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट होती है।
किसी भी सॉलिड के अंदर, जैसे कि अगर हमारे पास है क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो उसके अंदर हमारे पास शेप बन जाती है कुछ यूं, जिसमें यहाँ पर भी एटम, यहाँ पर भी एटम, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी, ये सारे एटम एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं। अगर आपको इस टॉपिक के मतलब कोई भी सवाल पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।